हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम सीखेंगे सी प्लस प्लस क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। बेसिकली क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कैसे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं और कैसे हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करके क्लास के फंक्शंस कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि क्लास होती क्या है। अगर आपको पता हो तो बेसिकली क्लास को सिंपल टर्म्स में ब्लूप्रिंट कहा जाता है। जस्ट लाइक सिविल इंजीनियरिंग में अगर किसी बिल्डर को एक बिल्डिंग बनानी है तो सबसे पहले वो सीधा जाके बिल्डिंग नहीं बनाते, उसका एक स्ट्रक्चरल प्लान तैयार करते हैं जिसे बेसिकली हम ब्लूप्रिंट कहते हैं। वो ब्लूप्रिंट यूज़ करके बिल्डर न जाने अनगिनत बिल्डिंग तैयार कर सकते हैं। तो इस केस में जो ब्लूप्रिंट है, जो प्लान है बिल्डिंग का, वो सिमिलर है क्लासेस से, सी प्लस प्लस क्लास से। और जो उसने बिल्डर ने अनगिनत बिल्डिंग्स बनाई वो सेम प्लान यूज़ करके, सेम ब्लूप्रिंट यूज़ करके उन सारी बिल्डिंग्स को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट्स है। ऑब्जेक्ट किसके? जो ब्लूप्रिंट था शुरू में तैयार किया हुआ था उसके ऑब्जेक्ट्स। मतलब एक सिंपल से ब्लूप्रिंट से बिल्डर ने बहुत सारी बिल्डिंगें बना दी। तो बहुत सारी बिल्डिंगें इज सिमिलर टू ऑब्जेक्ट। और वो जो ब्लूप्रिंट था, जो पेपर था ब्लूप्रिंट, और जिसे हम स्ट्रक्चरल प्लान भी कहते हैं या टेम्पलेट भी कहते हैं, उसे वो सिमिलर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में या सी प्लस प्लस में क्लासेस से। तो क्लास इज नथिंग बट अ ब्लूप्रिंट using which we can create multiple object, एंड वो जो बहुत सारी बिल्डिंगें थी दोज आर सिमिलर टू द ऑब्जेक्ट्स। ये एक डेफिनेशन हुई। बहुत सारे लोग क्लास को एक टेम्पलेट भी कहते हैं। बेसिकली ये एक टेम्पलेट है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का। ये सेम टेम्पलेट यूज करके हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। बट अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में बात करें, सो क्लास इज नथिंग बट अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। सो जैसे सी और सी प्लस में बिल्ट इन डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, कैरेक्टर हो गया। सिमिलरली हम उन बिल्ट इन डेटा टाइप्स को यूज करके उनके वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं। सिमिलरली हम क्लास को यूज करके क्लास के वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं। उन वेरिएबल्स को ये ऑब्जेक्ट कहते हैं। और वो जो क्लास का नाम यूज करके हम वेरिएबल बना रहे हैं, वो क्लास के नाम बेसिकली इज सिमिलर टू जो बिल्ट इन डेटा टाइप्स है। जैसे इंट हो गया, सिमिलरली हम इंट के बदले हम जो क्लास हमने बनाई है उसका नाम यूज करते हैं। सो क्लास को इज नथिंग बट अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ओके, वैसे ऐसा भी कहा जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में, और वो एकदम सही डेफिनेशन है। क्लास क्या है? तो एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है जिसका यूज करके हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्लास में क्या क्या होता है। तो ये एक मैंने सिंपल क्लास बनाई है विजुअल स्टूडियो कोड में। देखिए, हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्लास किन किन चीज़ों को मिलकर बनती है। सो सबसे पहले हम क्लास को बेसिकली डिफाइन करते हैं क्लास कीवर्ड से। ये कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कीवर्ड से हम सी प्लस प्लस में और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज सी प्लस प्लस में हम क्लास क्रिएट करते हैं। कार इस क्लास का नाम है। क्लास में बेसिकली बहुत तरह की इंफॉर्मेशन होती है, बट मेजरली जो इंफॉर्मेशन होती है वो ये होती है कि क्लास में दो चीज़ें होती है। एक होते हैं डेटा मेंबर्स और दूसरी चीज़ होती है मेंबर फंक्शंस। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि ये क्लास कार में तीन तरह के डेटा मेंबर्स हैं। जैसे कार के जिसे हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। तो कार के एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं? जैसे कार को एक नाम होता है, कार की स्पीड होती है, और हॉर्स पावर बेसिकली कहते हैं आरपीएम होता है। और यहाँ पे एक बेसिकली हम ये भी पता लगाते हैं कि कार इलेक्ट्रिक व्हीकल है या नॉर्मल फ्यूल जो पेट्रोल डीजल से चलने वाली कार है वो है, किस तरह की कार है। तो ये तीनों हो गए क्लास के एट्रीब्यूट, जिसे हम एट्रीब्यूट्स ऑफ द क्लास कहते हैं या डेटा मेंबर्स भी कहते हैं। अब इन एट्रीब्यूट्स और डेटा मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए हमें फंक्शंस की ज़रूरत पड़ती है। जस्ट लाइक नॉर्मल फंक्शन, क्लास में फंक्शंस भी होते हैं जिसे हम क्लास के मेंबर फंक्शंस कहते हैं। तो इस केस में ये अगर मुझे डिटेल प्रिंट करनी है कार की, तो उसके लिए एक फंक्शन बनाया है जैसे प्रिंट कार डिटेल। ये फंक्शन को यूज़ करके हम ये एट्रीब्यूट प्रिंट कर सकते हैं। ये एक चीज़। दूसरी, अगर आपने यहाँ पे ऑब्जर्व की होगी कि यहाँ पे कुछ कीवर्ड यूज़ किए हैं जैसे प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक। तो ये सब क्या है? सो क्लास बाय डिफ़ॉल्ट सी प्लस प्लस में क्लास के अंदर जो भी हम मेंबर डिफाइन करते हैं और डिक्लेयर करते हैं, ऐसा बोल सकते हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट बाहर की दुनिया को एक्सेस नहीं होता है। मतलब सिर्फ क्लास का जो ऑब्जेक्ट है, क्लास के जो फंक्शंस है, वो फंक्शन ही इन डेटा मेंबर्स को यूज़ कर सकता है
बाहर का कोई भी ऑब्जेक्ट या बाहर इस क्लास के स्कोप के बाहर का कोई भी क्लास या किसी भी स्कोप में हम ये बेसिकली ये डेटा मेंबर्स को यूज़ नहीं कर सकते। इसके लिए बाय डिफ़ॉल्ट क्लास के जो डेटा मेंबर्स होते हैं वो प्राइवेट होते हैं। सो ये जो तीनों कीवर्ड है ये बेसिकली स्कोप डिफाइन करते हैं कि ये जो डेटा मेंबर्स है इनको कौन एक्सेस कर सकता है और कौन एक्सेस नहीं कर सकता। सो प्राइवेट का मीनिंग होता है कि ये डेटा मेंबर प्राइवेट टू दिस क्लास है, इसे सिर्फ इस क्लास का ऑब्जेक्ट ही यूज़ कर सकता है। बेसिकली इस क्लास का ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकता है, वो भी कैसे? डायरेक्टली नहीं, बल्कि इसके मेंबर फंक्शंस के ज़रिए। मतलब इसके अंदर जितने भी हम मेंबर फंक्शंस डिफाइन करते हैं, वो मेंबर फंक्शन ही इस वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है। दूसरा है प्रोटेक्टेड, जो हम आगे के वीडियोज़ में देखेंगे जब हम इनहेरिटेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उप्स का कंसेप्ट है वो डिस्कस करेंगे। प्रोटेक्टेड का मतलब होता है कि ये वेरिएबल को इस क्लास का ऑब्जेक्ट एक्सेस कर सकता है और इस क्लास से इनहेरिट हुई हुई जो क्लास होगी सब क्लास वो एक्सेस कर सकती है। सो ये प्रोटेक्टेड का मीनिंग है। और पब्लिक का मतलब है कि ये वेरिएबल पब्लिकली एक्सेसिबल है, मतलब इस क्लास का ऑब्जेक्ट इन फंक्शंस के अलावा मेन से भी इस वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है, जो हम अभी नीचे देखेंगे। तो ये होगी सेकंड चीज, क्लास कंटेन्स स्कोप ऑफ द डेटा मेंबर्स बेसिकली। और एक यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज, जो भी फंक्शंस यहाँ पे डिफाइन किए हैं क्लास के वो सारे पब्लिक है, मतलब वो फंक्शंस को वो ऑब्जेक्ट इस क्लास के बाहर से या मेन से बेसिकली वो ऑब्जेक्ट को हम एक्सेस कर सकते हैं। ये सेकंड चीज। थर्ड चीज आप देखेंगे कि क्लास में जैसे ये हो गए नॉर्मल डेटा मेंबर्स जिसको हम नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर्स कहते हैं, क्लास में स्टैटिक डेटा मेंबर्स भी हो सकते हैं। सो अब ये स्टैटिक कीवर्ड का क्या मतलब है? जैसे हमने यहाँ पे तो ये क्लास में ये नेम, आरपीएम और इज ईवी नाम के डेटा मेंबर्स बनाए जिनका टाइप तो स्ट्रिंग, इंटीजर और बुलियन था। लेकिन अभी ये स्टैटिक कीवर्ड क्या है? सो स्टैटिक कीवर्ड का मतलब ये होता है कि ये जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल उसके पहले बेसिकली ये जो नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर्स है ये पर ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट होंगे। बेसिकली हर ऑब्जेक्ट के लिए इनकी जो मेमोरी बनेगी वो हर ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट होगी। ये हर जितने भी हम इस कार को यूज करके जितने भी हम कार डिफाइन करेंगे वो सारी कार्स के लिए ये सारे मेंबर वेरिएबल्स डिफरेंट होंगे। लेकिन स्टैटिक कीवर्ड में क्या होता है कि ये जो वेरिएबल हम स्टैटिक कीवर्ड से डिफाइन कर रहे हैं वो वेरिएबल ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक ना होके क्लास स्पेसिफिक होंगे। मतलब कि नंबर ऑफ कार्स, ये जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल हम इस कार को यूज करके जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे सबके लिए कॉमन होगा। ओके, ये तीनों वेरिएबल हर ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट होंगे, लेकिन ये वेरिएबल हर ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन होगा। मतलब ये कि अगर नंबर ऑफ कार्स को मैं अपडेट करता हूँ एक ऑब्जेक्ट से तो वो दूसरे ऑब्जेक्ट में भी वो वैल्यू रिफ्लेक्ट होगी, बिकॉज ये स्कोप स्टैटिक डेटा मेंबर का जो स्कोप होता है वो फुल क्लास में होता है, ना कि ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक, ये क्लास स्पेसिफिक होता है। सो हम देखेंगे कि इसलिए जैसे हम इन डेटा मेंबर्स को ऑब्जेक्ट से एक्सेस कर पाते हैं, स्टैटिक डेटा मेंबर को हम क्लास का स्कोप देके एक्सेस करते हैं क्योंकि ये क्लास स्पेसिफिक वेरिएबल है। हम आगे समझेंगे कि कैसे हम इसे एक्सेस कर पाएंगे। ये हो गई थर्ड चीज। फोर्थ चीज ये कि क्लास कंटेन्स कंस्ट्रक्टर्स। नाउ कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं? सो कंस्ट्रक्टर बेसिकली इस क्लास को यूज करके हम जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उन ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए क्लास कंस्ट्रक्टर्स प्रोवाइड करते हैं। कंस्ट्रक्टर इज नथिंग बट स्पेशल मेंबर फंक्शन हम बोल सकते हैं जिनका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, और उन फंक्शंस का नाम सेम होता है क्लास नेम से। सो बेसिकली मेजरली क्लास में तीन तरह के कंस्ट्रक्टर्स होते हैं। क्लास प्रोवाइड्स थ्री काइंड्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स। जैसे एक इस अगर ये स्पेशल मेंबर फंक्शन में कोई रिटर्न टाइप नहीं है और अगर कोई आर्ग्यूमेंट भी नहीं ले रहा है तो इसे हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का मीनिंग क्या है कि अगर मैं इस क्लास को नाम यूज करके कोई ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ जिसमें मैंने कोई पैरामीटर पास नहीं किया है तो ये मेंबर फंक्शन कॉल होता है, जिसे हम स्पेशल मेंबर फंक्शन कह रहे हैं। सो ये होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कि अगर कुछ भी पास नहीं किया, सिंपल एक ऑब्जेक्ट बनाया है कार का, तो हाँ तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ये कंस्ट्रक्टर कॉल क्यों होता है? इस कंस्ट्रक्टर के बहुत सारे यूजेस हैं जो हम आगे भी देखेंगे, लेकिन मेजरली इसका यूज ये है कि ये जो ऑब्जेक्ट के बेसिकली जैसा मैंने कहा कि ये जो मेंबर वेरिएबल्स है जो नॉन स्टैटिक है ये पर ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगे। सो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का काम होता है इन डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करना।
कुछ तो वैल्यू सेट करना है इन्हें बाय डिफॉल्ट। अगर वैल्यू यूजर ने प्रोवाइड नहीं की है तो कुछ तो उसे सेट करने के लिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है मेजरली। उसके और भी यूज केसेस हैं, लेकिन बेसिक यही है कि ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज होता है। सेकंड टाइप का कंस्ट्रक्टर होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, जिसमें हम कुछ पैरामीटर्स यूजर मेन से पास कर सकते हैं। यूजर मेन से कुछ पैरामीटर्स पास कर सकता है। तो अगर मुझे ऑब्जेक्ट के इन डेटा मेंबर्स को मैंने दी हुई वैल्यू से इनिशियलाइज करना है, तो मैं इस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के जरिए जब मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो मैं वो वैल्यू पास कर सकता हूं। इसे हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहते हैं। थर्ड होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो आप देखेंगे कि कॉपी कंस्ट्रक्टर का जो आर्ग्यूमेंट है वो भी सेम है क्लास के नेम से विथ एम्परसेंड ऑपरेटर। सो कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बना दिया और वो ऑब्जेक्ट यूज करके मुझे अगर क्लास का दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना है जिसकी वैल्यू सेम होगी पहले वाले ऑब्जेक्ट से, उस केस में हम कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, ये बेसिकली एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट की कॉपी क्रिएट करके दूसरा ऑब्जेक्ट बनाता है, इसलिए इसे कॉपी कंस्ट्रक्टर कहते हैं। ये हो गई फोर्थ चीज। फिफ्थ ये है कि क्लास में जैसे कंस्ट्रक्टर होते हैं वैसे डिस्ट्रक्टर भी होते हैं। जब मैं कोई ऑब्जेक्ट क्लास का बना रहा हूँ और जब वो ऑब्जेक्ट की वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, बेसिकली प्रोग्रामिंग में वैलिडिटी खत्म होना मतलब क्या, ऑब्जेक्ट का स्कोप खत्म हो जाना, मतलब जब मैं मेन से बाहर आता हूँ तो जो मैंने ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट किए वो डिस्ट्रक्ट भी होने चाहिए, मतलब डिस्ट्रॉय भी होने चाहिए, उनकी मेमोरी रिलीज होनी चाहिए। वो जो रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं वो रिसोर्सेज बेसिकली अनअलोकेट होने चाहिए, उसके लिए डिस्ट्रक्टर होता है क्लास में। सो जब भी ऑब्जेक्ट का स्कोप खत्म हो जाता है या जब हम मेन से बाहर आते हैं तो डिस्ट्रक्टर कॉल होता है, हम देखेंगे कि कब ये कॉल होता है। और इसका यूज होता है क्लास ऑब्जेक्ट ने जितने भी रिसोर्सेस लिए हुए उन सबको रिलीज करना। ये होगी फिफ्थ चीज। और लास्ट चीज, जैसे यहाँ पे स्टैटिक मेंबर फंक्शन हमने, स्टैटिक वेरिएबल जैसे हमने देखा था, सिमिलरली क्लास में स्टैटिक फंक्शन भी हो सकता है। अब जैसा कि ये वेरिएबल जो था ये इसका स्कोप ये क्लास के लेवल पे है, मतलब क्लास का नाम यूज करके हम इस वेरिएबल को एक्सेस कर पाते हैं, और ये वेरिएबल की वैल्यू सारे ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन होती है जब भी हम सेट करते हैं। ये क्लास स्पेसिफिक होता है ना कि ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक। सिमिलरली स्टैटिक मेंबर फंक्शन की भी सेम प्रॉपर्टी है, ये भी हम क्लास का नाम यूज करके एक्सेस करते हैं और ये भी सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए कॉमन होता है। अब इसकी एक और प्रॉपर्टी है कि स्टैटिक फंक्शन सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल ही यूज कर सकता है, ये नॉन स्टैटिक वेरिएबल यूज नहीं कर सकता। ये किसकी प्रॉपर्टी है, क्यों? क्योंकि ये स्टैटिक मेंबर फंक्शन जो है ये क्लास के साथ बेसिकली अटैच्ड है, नॉट ना कि ऑब्जेक्ट के साथ। तो ये क्लास के वेरिएबल ही अटैच, क्लास के वेरिएबल ही यूज कर सकता है। यहाँ पे क्लास का वेरिएबल, ये सारे वेरिएबल क्लास के ही है, लेकिन इनका स्कोप बेसिकली हर ऑब्जेक्ट के लिए ये डिफरेंट होंगे। सिर्फ ये एक वेरिएबल है जो सारे ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन होगा, इसलिए हम इसे कहते हैं क्लास स्पेसिफिक और क्लास वेरिएबल्स बेसिकली, जिसे हम स्टैटिक कीवर्ड से डिफाइन करते हैं। तो स्टैटिक फंक्शन सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल ही यूज कर सकता है। ये हो गई सिक्स्थ चीज। चलिए, तो हमने देखा कि क्लास किन चीज़ों से मिलकर बनती है। क्लास में कंस्ट्रक्टर्स होते हैं, डिस्ट्रक्टर होते हैं, मेंबर फंक्शंस होते हैं, स्टैटिक फंक्शंस होते हैं, स्टैटिक डेटा मेंबर्स होते हैं और नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर्स होते हैं। और उसके साथ में उन डेटा मेंबर्स के हम स्कोप भी डिफाइन कर सकते हैं यूजिंग प्राइवेट प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक कीवर्ड्स। तो चलिए देखते हैं कि हम कैसे इन मेंबर फंक्शंस को डिफाइन करते हैं। सो यहाँ पे क्लास के अंदर, और एक और लास्ट चीज, जब हम क्लास क्लोज करते हैं तो लास्ट में हमें सेमीकोलन देना होता है टू इंडिकेट कि ये बस ये क्लास अभी क्लोज हो गई, ये क्लास हमने ये डिफाइन कर दी। तो ये जो ब्लॉक है ये बेसिकली एक ब्लूप्रिंट है क्लास का। जब हम ये क्रिएट करते हैं तो ये तो इस समय तक कोई मेमोरी अलोकेट नहीं होती है सिस्टम में। जब हम इसके ऑब्जेक्ट बनाते हैं तभी इसकी मेमोरी अलोकेट होती है, तभी ये इन वेरिएबल्स के लिए जितना भी स्पेस चाहिए होता है वो स्पेस क्लेम किया जाता है। तो चलिए, जैसे मैंने कहा कि ये जो वेरिएबल है स्टैटिक वेरिएबल, इसका इसे हम क्लास नेम से एक्सेस करते हैं, इसका स्कोप ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक ना होकर क्लास स्पेसिफिक होता है। तो स्टैटिक वेरिएबल को हम कुछ इस तरह इनिशियलाइज करते हैं। क्लास के बाहर आपको लिखना है इस स्टैटिक वेरिएबल का नाम, वो किस क्लास में है, और उसके अंदर वो बेसिकली स्टैटिक वेरिएबल का टाइप क्या है, उसका क्लास नेम और उस स्टैटिक वेरिएबल का नाम, और उसे हम जिसे इनिशियलाइज करना चाहते हैं उस वैल्यू से हम इनिशियलाइज कर सकते हैं। ये अगर आप देखेंगे तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यहाँ पे डिफाइन किया है। सो बेसिकली हम किसी भी मेंबर फंक्शन को क्लास के उस क्लास के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं और बाहर भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर बाहर डिफाइन करना है
तो हमें सबसे पहले क्लास का नाम देना होता है। ये बेसिकली हम कह सकते हैं कि नेम स्पेस, मतलब ये जो मेंबर फंक्शन है किस क्लास को बिलोंग करता है, इसके लिए हमें क्लास का नाम डिफाइन करना पड़ता है, डबल कोलन देके उसका मेंबर फंक्शन का नाम देना होता है। सो ये जो डेफिनेशन है ये एक इस डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की है। अगर आप देखेंगे तो इसमें मैंने जो भी वेरिएबल्स डेटा मेंबर्स है, एट्रीब्यूट्स या डेटा मेंबर जो भी कुछ भी कह लो, इन डेटा मेंबर्स को एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू इनिशियलाइज़ की है। ओके, और यहाँ पे ये जो स्टैटिक वेरिएबल था, ओके, और इसकी वैल्यू इंक्रीज की है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्स का मीनिंग यही है, ये स्टैटिक वेरिएबल का काम इतना है कि कितनी कार क्रिएट की इस ब्लूप्रिंट को यूज करके। जैसे बिल्डर ने बहुत सारी बिल्डिंगें तैयार की थी ब्लूप्रिंट से, यहाँ पे हम ये पता करेंगे कि कितने ऑब्जेक्ट्स बनाए इस क्लास के, और वो पता करेंगे हम ये नंबर ऑफ कार्स ये स्टैटिक वेरिएबल से। सेकंड कंस्ट्रक्टर ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, इस सिमिलर टू डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, लेकिन इसमें यूजर अपने खुद की वैल्यूज दे सकता है जो उस क्लास के वेरिएबल्स को असाइन होगी। अगर आप देखेंगे कि मैंने यूजर ने जो नाम प्रोवाइड किया है, आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड किया है, उनका नाम सिमिलर है क्लास के डेटा मेंबर से, तो अगर हमें इन वेरिएबल की वैल्यू असाइन करनी है क्लास के डेटा मेंबर्स को, तो हम ये दिस नाम का पॉइंटर को यूज करके ये वैल्यू उन्हें असाइन कर सकते हैं। सो दिस इज नथिंग बट अ पॉइंटर टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, करंट ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। सो जो भी ऑब्जेक्ट के लिए ये कंस्ट्रक्टर क्रिएट होगा, उसी ऑब्जेक्ट को ये दिस पॉइंटर रेफर करता है। सो ये पॉइंटर यूज करके हमने क्लास के डेटा मेंबर्स को जो यूजर ने वैल्यू प्रोवाइड की है उनसे इनिशियलाइज कर लिया, और यहाँ पे भी नंबर ऑफ क्लास को इंक्रीज कर लिया। थर्ड है कॉपी कंस्ट्रक्टर। अगर कोई यूजर एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट को यूज करके नया ऑब्जेक्ट बना रहा है तो ये कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। उस केस में हम क्या कर रहे हैं, नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, मतलब जो नया ऑब्जेक्ट बन रहा है उसके वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रहे हैं किससे, जो ऑब्जेक्ट यूजर ने पास किया है। मतलब जो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट यूज करके नया ऑब्जेक्ट यूजर क्रिएट करना चाहता है, उस एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट की वैल्यू से हमने नया ऑब्जेक्ट, बेसिकली नए वैल्यूज बनाए नए ऑब्जेक्ट के लिए। ओके, तो ये कॉपी कंस्ट्रक्टर है। सिमिलरली ये टिल्डा साइन यूज करके और क्लास का नाम यूज करके हम डिस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं। डिस्ट्रक्टर में अभी क्योंकि अपने पास कोई रिसोर्स एज सच हमने यूज नहीं किया है, कहने का मतलब है कि कोई फाइल हैंडल या पॉइंटर या डायनेमिक मेमोरी एलोकेट नहीं की है, तो यहाँ पे सिर्फ प्रिंट किया है कि डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, लेकिन हमने यहाँ पे कुछ भी रिलीज नहीं किया है। ये सारे क्योंकि बिल्ट इन डेटा टाइप से हमने ये वेरिएबल्स बनाए। ये वेरिएबल जब क्लास का ऑब्जेक्ट जब एक हम मेन से बाहर आते हैं तो ऑटोमेटिकली वो मेमोरी रिलीज हो जाती है। ओके, स्टैटिक मेमोरी जिसे हम कह सकते हैं। ये है क्लास का फंक्शन प्रिंट कार डिटेल, जो कुछ नहीं करता है बल्कि वो वेरिएबल जो भी डेटा मेंबर थे उनकी वैल्यू प्रिंट कर रहा है। और ये जो स्टैटिक मेंबर था, स्टैटिक मेंबर फंक्शन था, ये मेंबर फंक्शन क्या कर रहा है, जो स्टैटिक वेरिएबल है उसका यूज करके प्रिंट कर रहा है कि कितने कार्स बने इस ब्लूप्रिंट को यूज करके। चलिए, तो ये सो यहाँ पे अपने क्लास की डेफिनेशन खत्म होती है। मतलब कि क्लास के अंदर हमने जो भी डिक्लेयर किया था वो सारा यहाँ पे डिफाइन कर लिया। अब हम आते हैं मेन में और देखते हैं कि हम कैसे इसके ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो अगर आप देखेंगे क्लास, जैसे मैंने कहा कि क्लास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। क्लास का नाम यूज करके मैं क्लास के वेरिएबल बना सकता हूँ। तो मैंने कार1 नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसका टाइप है कार, मतलब क्लास का टाइप। अभी आप देखिए यहाँ पे मैंने सिर्फ एक वेरिएबल बनाया है, उसे कुछ भी पास नहीं किया। तो इस केस में क्या होगा, डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन, मतलब इसको हम डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन कहते हैं। कहने का मतलब है कि इस केस में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, मतलब ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जिसकी वैल्यू, इससे क्या होगा कि इस ऑब्जेक्ट के इन मेंबर्स की वैल्यू बाय डिफॉल्ट सेट हो रही है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू। तो इस केस में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है कार1 ऑब्जेक्ट से। कार2 ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पे कार2 ऑब्जेक्ट बनाया है। कार2 ऑब्जेक्ट में यूजर ने, मतलब मैंने खुद ने वैल्यू प्रोवाइड की है। जैसे मेरी कार का नाम नेक्सन है, मेरी कार का आरपीएम इतना है, और वो इलेक्ट्रिक है कि नहीं ये वैल्यू मैंने खुद पास की है। इस केस इसे कहते हैं पैरामीटराइज इनिशियलाइजेशन। इस केस में ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होता है और उससे ये ऑब्जेक्ट की वैल्यू, ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी डेटा मेंबर्स है उनकी वैल्यू सेट होती है। एक मैंने थर्ड ऑब्जेक्ट बनाया है कार3 नाम का, लेकिन उसके अंदर मैंने कार2 का ऑब्जेक्ट पास किया है। ओके, मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि कार2 ये ऑब्जेक्ट यूज करके मुझे कार3 ऑब्जेक्ट बनाना है। मतलब मैं कह रहा हूँ कि कार2 के डेटा मेंबर्स की जो वैल्यू है सेम वैल्यू मेरे कार3 ऑब्जेक्ट की होनी चाहिए। तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं कार2 को कार3 में। उस केस में क्या होगा, कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, मतलब ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, कार3
का जो ऑब्जेक्ट बनाया हमने उसकी वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। ओके, जो जो कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज करके जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसे कॉपी इनिशियलाइजेशन कहते हैं। और मैं यहाँ पे कार1 के भी डिटेल प्रिंट कर रहा हूँ। और जैसा कि मैंने कहा कि प्रिंट नंबर ऑफ कार्स जो था वो मेरा स्टैटिक, अगर आप देख सकते हैं तो ये स्टैटिक मेंबर फंक्शन है। और मैंने कहा था कि स्टैटिक मेंबर फंक्शन का स्कोप किसी ऑब्जेक्ट के स्पेसिफिक नहीं होता। मतलब कोई ऑब्जेक्ट यूज करके हम मतलब ये बेसिकली इसका जो स्कोप होता है इसे हम जो इन्वोक करते हैं वो क्लास का नाम देके इन्वोक करते हैं, बिकॉज ये ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं है बल्कि ये क्लास स्पेसिफिक है। तो हमने क्लास का नाम देके इस मेंबर फंक्शन को इन्वोक कर सकते हैं, या फिर हम ऑब्जेक्ट का नाम देके भी कर सकते हैं। लेकिन ये क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करेगा, ये इस ऑब्जेक्ट के स्पेसिफिक वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा बल्कि कॉमन वैल्यू जो सब सारे ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन है वो वैल्यू प्रिंट करेगा। तो हम इसे ऑब्जेक्ट का नाम देके भी कॉल कर सकते हैं या क्लास का नाम देकर भी कॉल कर सकते हैं, क्योंकि इसका स्कोप पूरी क्लास के लिए है। हाँ, इसका स्कोप पूरी क्लास के लिए है। अ, तो अगर आप कहेंगे कि ये तो हमने ऑब्जेक्ट का नाम देके यूज कॉल किया है, कॉल भले ही हमने ऑब्जेक्ट का नाम देके किया है, लेकिन ये जो डिटेल प्रिंट करेगा वो सारे ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन होगी, ना कि इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए होगी। ओके, अब देखते हैं लास्ट में क्या किया है। यहाँ पे एक पब्लिक मेंबर, ओके। सो ईज ईवी, अगर मैं आपको फिर से बताऊँ तो ईज ईवी का जो स्कोप था वो पब्लिक था। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट इसे इस क्लास डेफिनेशन के बाहर भी कॉल कर सकता है। तो वही यहाँ पे किया है। car2 का ऑब्जेक्ट ये मेंबर वेरिएबल। सो बेसिकली ये एक फंडामेंटल बेसिक लॉजिक है कि कोई भी डेटा मेंबर और मेंबर वेरिएबल की वैल्यू अगर प्रिंट करनी है तो क्लास के फंक्शन ही यूज करने चाहिए मेजरली, जिसे हम गेट और सेट, हर मेंबर के लिए गेट और सेट फंक्शन होना चाहिए, ऐसा डी फैक्टो स्टैंडर्ड है। लेकिन क्योंकि इसका जो स्कोप था वो पब्लिक था, तो मैं मेन से भी ये वेरिएबल को एक्सेस कर सकता हूँ, किसी भी ऑब्जेक्ट के वेरिएबल को, ना कि car2 के। तो मैंने वही यहाँ पे बताने की कोशिश की कि पब्लिक मेंबर कैन बी एक्सेस फ्रॉम द मेन। ओके, लास्ट में यहाँ पे एक मैंने क्या किया है, एक बेसिकली एक ब्लॉक में एक फोर्थ वेरिएबल क्रिएट किया है। ये इसलिए किया है कि स्कोप्ड ऑब्जेक्ट, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है इसका स्कोप सिर्फ इस ब्लॉक के तक ही सीमित है। जब हम इस ब्लॉक से बाहर आएंगे तो ये ऑब्जेक्ट का लाइफ टाइम खत्म हो जाएगा, और इस केस में बेसिकली डिस्ट्रक्टर कॉल होगा पहले ही। ओके, सबसे पहले car4 का डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, उसके बाद बाकी ऑब्जेक्ट का डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। क्यों? क्योंकि बाकी ऑब्जेक्ट का स्कोप यहाँ तक है, लास्ट 96 लाइन तक, लेकिन ये ऑब्जेक्ट का स्कोप सिर्फ 95th लाइन तक ही है। ओके, चलिए देखते हैं कि हम कैसे कैसे हम क्लास ये मेन एग्जीक्यूट होता है। तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट लगा देता हूँ ताकि हम धीरे धीरे देखेंगे कि कैसे फ्लो हो रहा है। अब मैं इस फाइल को डिबग करता हूँ उन स्टेप से जो हमने पिछले वीडियो में सीखी थी। देखिए मेरा कंट्रोल यहाँ पे आ गया। अब मैं इसे स्टेप ओवर करता हूँ। ओके, तो आप देख सकते हैं कि जब मैंने car1 का ऑब्जेक्ट बनाया तो यहाँ पे लाइन प्रिंट हुई नीचे टर्मिनल में कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल। मतलब मैंने जब car1 का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया क्लास का नाम यूज़ करके तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। अभी मेरा कंट्रोल ऑब्जेक्ट 2 पर आया। मैं अगर फिर से ओवर स्टेप ओवर करता हूँ तो इस केस में आप देख सकते हैं कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाने के लिए पैरामीटर्स का यूज़ किया, यूजर डिफाइंड वैल्यूज़ दी। अब मेरा स्कोप आया, मेरा कंट्रोल आया ऑब्जेक्ट 3 पे। फिर से मैं स्टेप ओवर करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट को बिल्ड करने के लिए कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज हुआ, और यहाँ पे प्रिंट हो गया कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। नेक्स्ट स्टेप, अब मेरा कंट्रोल आया प्रिंट नंबर ऑफ कार्स में। आप सॉरी, सो उसके बाद हमने किया कि ये प्रिंट कार डिटेल्स car3 के। ओके, सो car3 की कार डिटेल्स प्रिंट की, जो यहाँ पे प्रिंट हुई कि car3 का नाम क्या था, नेक्सन, उसकी आरपीएम और ईवी, जो हमने यहाँ बेसिकली ये ऑब्जेक्ट जब बनाया था और ये इसका कॉपी है, सो इसकी वैल्यू ही यहाँ पे प्रिंट हुई। ओके, अब मेरा कंट्रोल आया ये स्टैटिक मेंबर फंक्शन के ऊपर। जब मैं ये प्रिंट कर रहा हूँ
तो यहाँ पे प्रिंट हुआ नंबर ऑफ कार्स इक्वल टू 2। आइडियली 3 होना चाहिए था क्योंकि हमने ये 3 ऑब्जेक्ट बनाए। देखते हैं 2 क्यों हुआ। ओके ओके। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक गलती की है मैंने, नंबर ऑफ कार्स की वैल्यू डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में इंक्रीज़ की, पैरामीटराइज़ कंस्ट्रक्टर में इंक्रीज़ की, लेकिन कॉपी कंस्ट्रक्टर में इंक्रीज़ नहीं की। लेकिन कॉपी कंस्ट्रक्टर भी तो ऑब्जेक्ट ही क्रिएट कर रहा है, इसलिए क्योंकि डिफ़ॉल्ट और पैरामीटराइज़ कंस्ट्रक्टर कार1 और कार2 बनाने के लिए ही यूज़ हुए, इसलिए ये नंबर ऑफ कार्स की वैल्यू 2 ही प्रिंट हुई। चलो ये भी एक अच्छा एक्सरसाइज था। अब मैं फिर से वो नंबर ऑफ स्टैटिक मेंबर फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन इस बार क्लास का नाम यूज़ करके उसे यूज़ कर रहा हूँ। उस केस में भी 2 ही प्रिंट होगा क्योंकि हमने जो गलती की थी उसके कारण। अब देख मेरा कंट्रोल आया यहाँ पे, ये मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या मेरी कार 2 इलेक्ट्रिक है। ओके, इज ईवी वेरिएबल से मैं स्टेप ओवर करता हूँ, तो इज कार 2 इलेक्ट्रिक आया 1, मतलब है कि ट्रू। तो जैसा हमने यहाँ पे ये कार 2 का ऑब्जेक्ट बनाते समय थर्ड वेरिएबल दिया था ट्रू, इसलिए यहाँ पे आया कि हाँ ये कार इलेक्ट्रिक है। अब मेरा कंट्रोल आया ये बेसिकली ये ब्लॉक के अंदर जहाँ पे हम वेरिएबल 4 क्रिएट कर रहे हैं, और ये वेरिएबल क्रिएट करने के लिए हमने क्या किया, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का कॉल किया, क्योंकि इसमें मैंने वैल्यूज पास की, इसलिए पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। अब मेरा कंट्रोल आया ये ऑब्जेक्ट के लास्ट में। अब देखिए इंटरेस्टिंग चीज़, जब मैं स्टेप ओवर करता हूँ तो आप देखेंगे डिस्ट्रक्टर कॉल फॉर कार वैगन आर। ओके, कार 4 कार वैगन आर थी और उसका स्कोप क्योंकि इतने तक ही सीमित था, इसलिए जब भी कंट्रोल मेरा इस ब्लॉक से बाहर हो गया, कार 4 बेसिकली एक्सपायर हो गया, उसकी वैलिडिटी खत्म हो गई, स्कोप खत्म हो गया, हम कुछ भी कह सकते हैं। और एज सुन एज मैं यहाँ 95 नंबर पे कंट्रोल पहुंचा, ये कार 4 डिस्ट्रॉय हो गई, मतलब कार 4 ऑब्जेक्ट अभी रहा ही नहीं। ओके, अब मैं क्लास के एंड में आया। अब मैं अगर स्टेप ओवर करता हूँ तो मेरे जो पहले जितने भी वेरिएबल डिफाइन थे मेन में, वो सारे बेसिकली एक्सपायर हो जाएंगे, और उन सब के लिए मैंने, और डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे कहना सही होगा, उन सब के लिए मैं डिस्ट्रक्टर कॉल करूँगा। ओके, आप देख सकते हैं कि नेक्सन कार के लिए, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे का कॉपी थे, ऑब्जेक्ट 2 और 3, इसलिए इन दो कार के लिए ऑब्जेक्ट 2 और 3 के लिए डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ, और अंत में ऑब्जेक्ट 1 जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर से कॉल बनाया था उसके लिए डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ। ओके, अब मैं कुछ नहीं कंटिन्यू कर रहा हूँ ताकि मैं बाहर आ पाऊँ। ओके, तो ये अपना प्रोग्राम यहाँ पे ख़त्म हुआ। आशा करता हूँ आपको जो भी बेसिकली क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं और कैसे इन्हें कॉल कर सकते हैं, जैसे कंस्ट्रक्टर्स क्या होता है, ये स्कोप क्या होता है, ये आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी चीज़ को लेकर ज़्यादा डाउट है और क्लैरिटी चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं कोशिश करूँगा कि उसे जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाऊँ। इसके अलावा आपको अगर कुछ थोड़ा ज़्यादा पता है कि क्लास में तो ये सब भी होता है लेकिन ये आप एक्सप्लेन नहीं किया है, कोई चीज़ है उसके बारे में भी हम सीखेंगे, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, गुड बाय, फिर मिलेंगे। थैंक यू।